नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और यह है आवाज एट 9 यानी आज की सबसे बड़ी खबरों का सबसे बड़ा बुलेटिन। शुरुआत सुर्खियों के साथ। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारत की दूसरी बड़ी कार्रवाई। भारतीय सेना ने नौशहरा में तबाह की पाकिस्तानी चौकियां, जारी किया वीडियो। सीमा पर तनाव बढ़ने की खबरों से टेंशन में आया बाजार। सेंसेक्स 200 से ज्यादा टूटा। मिड कैप शेयरों में मची मारकाट। टाटा मोटर्स की रफ्तार ने किया खुश। जेएलआर मार्जिन निकला उम्मीद से बेहतर। कंपनी का स्टैंडअलोन प्रदर्शन भी अनुमान से अच्छा। रेलवे की एसी टिकटों को भी जीएसटी से बाहर करने की मांग। रेलवे बोर्ड ने वित्त मंत्रालय को लिखी चिट्ठी। सरकार ने 5% जीएसटी का रखा है प्रस्ताव। कल गन्ना किसानों को सरकार दे सकती है खुशखबरी। गन्ने की सरकारी कीमत में रिकॉर्ड बढ़ोतरी का फैसला संभव। आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। पांच सालों में उत्तर प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी करेंगे योगी। नेटवर्क 18 से खास आयोजन। राइजिंग यूपी में बोले अब प्रदेश में चलेगा कानून का राज। खूंखार आतंकवादी संगठन आईएस ने ली ब्रिटेन हमले की जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने कहा नहीं बख्शे जाएंगे गुनाहगार। रेडमी 4 को मिला जबरदस्त रिस्पांस। अमेजॉन की सेल में महज 8 मिनट में बिक गए 2.5 लाख फोन। शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। सेना ने जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर से लगी पाकिस्तानी चौकियों को तबाह कर दिया है। इस हमले में सेना ने यह संदेश दिया है कि पाकिस्तान की ओर से लगातार होने वाली गोलीबारी पर चुप नहीं बैठा जाएगा और आतंकवादियों की घुसपैठ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खुद सेना ने हमले का वीडियो जारी कर इसकी जानकारी दी है। सेना ने कहा है कि इन चौकियों से पाकिस्तान की सेना लगातार घुसपैठ करा रही थी। सेना ने यह भी कहा कि पाकिस्तानी सेना आतंकवादियों की मदद करती है, लिहाजा घुसपैठ के खिलाफ भी ये भारत का सर्जिकल स्ट्राइक। हम काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन को और सफल और सशक्त कर सके। हम कश्मीर के में अमन और शांति चाहते हैं। इस समय आवश्यकता है कि एलएसपी से इन्फिल्ट्रेशन को नियंत्रित में किया जाए और ताकि टेररिस्ट की संख्या कम से कम हो और जेएंडके के युवा गलत राह पर ना चले। हमारे हाल ही की कार्रवाई में जो कि नौशहरा सेक्टर में हुआ है उसमें पाकिस्तान पोस्ट को नुकसान पहुंचाया गया है और जो इन्फिल्ट्रेशन में सपोर्ट करते हैं ये हमारे काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सीमा पार आतंकवादियों के खिलाफ आर्मी जो भी कदम उठाती है सरकार उसके साथ है। उन्होंने कहा कि आर्मी ने कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ रोकने के लिए पाकिस्तानी चौकियों पर कार्रवाई की है। ये कार्रवाई अमन के लिए जरूरी है। इधर केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा है कि मोदी सरकार बनने के बाद आर्मी पाकिस्तान को करारा जवाब दे रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष हर चीज में सबूत मांगता है, इसलिए आर्मी ने इस बार वीडियो जारी कर सबूत भी दे दिया है। ये सरकार आने के बाद प्रोएक्टिव होके सर्जिकल स्ट्राइक्स भी उसका एक उदाहरण है। हमारा प्रत्यर्थी लोग जो है पॉलिटिकल अपोनेंट्स इंस्टेड ऑफ अप्रिशिएटिंग द गुड वर्क डन बाय आवर फोर्सेस दे आर आस्किंग फॉर सबूत। हमको एविडेंस चाहिए। नाउ एविडेंस इज देयर वेरी मच, लेट देम सी दैट एविडेंस आल्सो। द अपोजिशन शुड गिव अप इट्स नेगेटिव माइंड। सरकार में बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने आर्मी की कार्रवाई का स्वागत किया है, लेकिन कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ ही बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए। हमारे जवानों ने आज जो कार्रवाई की है शिवसेना उनका स्वागत करती है, सरकार का अभिनंदन करती है, लेकिन पाकिस्तान जैसा देश ऐसी छोटी मोटी कार्रवाई से बाज नहीं आएगा। पाकिस्तान हमारे लिए एक जिंदगी भर का सरदर्द है। उनका सर काटो और हमारा दर्द खत्म करो। इस हमले पर कांग्रेस ने सरकार से पूछा है कि सेना अपना काम कर रही है, लेकिन पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए सरकार क्या कर रही है। सेना तो इतनी बहादुरी से काम कर रही है, वीर गति को देते हुए भी घबराती नहीं, भारत मां की जय बोलते हुए अपने जज्बे से लड़ रही है। पर देश की सरकार कहां है? देश की सरकार क्या कर रही है हमारी सेना की मदद के लिए? आए दिन पाकिस्तान उग्रवादियों को बिठाए है, पूरे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर कैंप चला रहा है, परंतु सरकार सोई पड़ी है। पाकिस्तानी सीमा पर तनाव बढ़ने की खबरों से आज बाजार में थोड़ी घबराहट जरूर आई। बाजार की शुरुआत तो बढ़त के साथ हुई, लेकिन जल्दी बाजार में बिकवाली हुई।
कारोबार के आखिर में आज सेंसेक्स 206 और निफ्टी 52 पॉइंट्स की गिरावट पर बंद हुए। मिड कैप शेयरों की आज जमकर पिटाई हुई। इधर फार्मा, सरकारी बैंक, रियल्टी शेयर्स भी आज पिटते हुए दिखाई दिए। टाटा मोटर्स के मार्च तिमाही के नतीजे अच्छे रहे हैं। खासकर जेएलआर के मार्जिन और कंपनी का स्टैंडअलोन प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा है। जेएलआर की आय 10% बढ़कर 726 करोड़ पाउंड रही है, जबकि मुनाफा 18% बढ़कर 55.7 करोड़ पाउंड रहा है। जेएलआर का मार्जिन 16.2% के मुकाबले 14.5% रहा है। कंपनी के कंसोलिडेटेड आंकड़े देखें तो आय 2.4% गिरकर 78,747 करोड़ रही है। वहीं मुनाफा 17% गिरकर 4,296 करोड़ रुपए रहा है। कंसोलिडेटेड मार्जिन 13.9% से बढ़कर 14.3% पर पहुंच गए हैं। टाटा सन्स के मैनेजमेंट में एक और बड़ा बदलाव हुआ है। ग्रुप के लीगल हेड भरत वसानी ने इस्तीफा दे दिया है। भरत पिछले 16 साल से टाटा सन्स से जुड़े थे। हालांकि इस्तीफे के बाद भी भरत ग्रुप चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के एडवाइजर बने रहेंगे। भरत के इस्तीफे के बाद ग्रुप का नया लीगल हेड शुभा मंडल को बनाया गया है। मंडल जुलाई से नई जिम्मेदारी संभालेंगे। ग्रुप चेयरमैन एन चंद्रशेखरन का कहना है कि मंडल के पास लंबा कानूनी अनुभव है, वो इस रोल के लिए एकदम फिट है। कल कैबिनेट की बैठक में गन्ने की सरकारी खरीद की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी का फैसला लिया जा सकता है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक गन्ने की एफआरपी फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस में 25 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ोतरी का फैसला हो सकता है। इसके अलावा एफआईपीबी यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्ड को खत्म करने के लिए भी फैसला किया जा सकता है। एक खबर जानने के लिए हम बात करेंगे अपने ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, एफआरपी में कितनी बढ़ोतरी होगी और इससे किसे फायदा होगा और क्या किसी को नुकसान भी है इसमें? देखिए, मुझे जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार गन्ने की सरकारी खरीद की कीमत में बढ़ोतरी कर सकती है और कल कैबिनेट की बैठक में इस पर अंतिम फैसला हो सकता है। फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से गन्ने की सरकारी खरीद की कीमत जो है वो 230 रुपये प्रति क्विंटल है। यानी 1 क्विंटल गन्ना अगर किसान चीनी मिलों को देता है तो वहां पर उसके बदले 230 रुपये गन्ना किसानों को मिलेगा चीनी मिल की तरफ से। अब सरकार इस कीमत को बढ़ा करके 230 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ा करके 255 रुपये प्रति क्विंटल कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि अब गन्ना किसानों को ज़्यादा पैसा मिलेगा गन्ना के एवज में, लेकिन चीनी मिलों के लिए थोड़ी सी नुकसान वाली खबर है, क्योंकि चीनी मिलों को अब ज़्यादा भुगतान करना पड़ेगा। इस कीमत में एक शर्त है। शर्त यह है कि अगर 1 क्विंटल गन्ना से आपको 9.5% चीनी निकलती है तब तो आपको एफआरपी यानी सरकारी खरीद की कीमत के हिसाब से भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन अगर 9.5% से ज़्यादा चीनी निकलती है तो जितनी ज़्यादा चीनी निकलेगी उसी के अनुपात में आपको प्रीमियम किसानों को भुगतान करना पड़ेगा, यानी 255 रुपये से भी ज़्यादा भुगतान करना पड़ेगा। खासतौर से महाराष्ट्र, कर्नाटका में करीब 11% तक चीनी निकलती है तो वहाँ पर गन्ना किसानों को ज़्यादा भुगतान मिलेगा उनके गन्ना के एवज में। लेकिन ये फैसला खासतौर से उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड जैसे राज्यों में लागू नहीं होता है, क्योंकि ये सभी राज्य वैसे हैं जो अपनी खुद कीमत तय करते हैं और उसके हिसाब से गन्ना किसानों को भुगतान किया जाता है। लेकिन गन्ना किसानों के लिए एक बड़ी खबर जरूर कही जा सकती है और चीनी मिलों के लिए थोड़ी सी निराशा वाली खबर। लक्ष्मण, इसके अलावा और क्या अहम फैसले हो सकते हैं कल कैबिनेट में? इसके अलावा जो महत्वपूर्ण फैसले होने हैं उसमें से एक ये है कि एफआईपीबी को खत्म करने का फैसला कैबिनेट ले सकती है। एफआईपीबी यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, जिसके जरिए विदेशी निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाती है। अब सरकार इसे खत्म करके ये एक नई व्यवस्था लागू करेगी जिसके तहत जिस सेक्टर में आप एफडीआई ला रहे हैं उस सेक्टर से जुड़ा हुआ जो भी मंत्रालय है उस मंत्रालय से ही आपको विदेशी निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी लेनी होगी। एफआईपीबी से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिसाल के तौर पर टेलीकॉम सेक्टर में आप एफडीआई ला रहे हैं तो आपको टेलीकॉम मंत्रालय से मंजूरी लेनी पड़ेगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण फैसला है वो ये है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच में मेट्रो रेल बिछाने के प्रोजेक्ट को भी मंजूरी मिल सकती है। तीसरा फैसला, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर खर्च बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। और चौथा एक महत्वपूर्ण फैसला ये है कि वाटरवेज को बढ़ावा देने के लिए जो सेंट्रल रोड फंड होता है उसमें से 2.5% रकम वाटरवेज को दिया जाएगा। इस पर भी फैसला कैबिनेट की इस बैठक में हो सकता है। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया। तो कल ये 2 अहम फैसले और उसके अलावा कुछ और फैसले आ सकते हैं इस कैबिनेट की बैठक से। और अब बात करेंगे नेटवर्क 18 के खास आयोजन राइजिंग उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में 15 साल का कूड़ा साफ करने में वक्त लगेगा, यह कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 22 करोड़ जनता का भरोसा फिर जगा है और सरकार इस भरोसे पर खरी उतरेगी। नेटवर्क 18 ने आज अपने खास आयोजन राइजिंग यूपी में सरकार के आगे के रोड मैप और बिगड़ती कानून व्यवस्था के
से जुड़े सीधे सवाल सीएम योगी और उनके मंत्रियों से किए। नेटवर्क 18 से बातचीत में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2022 से पहले किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी। प्रदेश में अब कानून का राज होगा। योगी आदित्यनाथ ने 3 तलाक, राम मंदिर मुद्दे और बढ़ते अपराध को लेकर भी अपनी सीधी राय रखी। अपराध चूंकि एक उत्तर प्रदेश की एक संस्कृति बन चुकी थी, सुधरने में थोड़ा समय तो लगेगा। आदतों को ठीक करने में लोगों को समय लगता है, क्योंकि जिस व्यक्ति की आदत बार बार पान खा करके दीवारों पर थूकने की होती है, उसको सुधारने में कुछ समय लगेगा। अपराध करना जिन लोगों की प्रवृत्ति बन चुकी थी, उसको सुधारने में समय लगेगा। सुधरेंगे ठीक, नहीं तो प्रदेश छोड़ना पड़ेगा। कोई भी जाति हो, कोई मत या मजहब हो, उसके अंदर अगर कोई ऐसी रूढ़िवादी प्रथा है जो एक बड़े तबके को सम्मान से और उनके स्वाभाविक आत्मनिर्भरता से वंचित रखता हो, उनके सशक्तिकरण से वंचित करता हो, तो इस प्रकार की कुप्रथाओं को रोक लगाना ही चाहिए। और ट्रिपल तलाक का मुद्दा भी इसी से जुड़ा हुआ है। हम लोगों ने कहा कि संवैधानिक दायरे में रहकर के अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण का मार्ग हम प्रशस्त करेंगे, और हमने जो अपने संकल्प पत्र में जो बातें कही हैं, हम उसके प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इस संबंध में कहीं कोई पार्टी नहीं है। दोनों पक्ष बातचीत से किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और हमसे इस बारे में कोई सहयोग की अपेक्षा रखते हैं तो प्रदेश सरकार उसमें सहयोग करेगी। वहीं यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने एक बार फिर से दोहराया कि साल 2018 तक प्रदेश में 24 घंटे बिजली मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि योगी सरकार में बिना किसी भेदभाव के बिजली सबको दी जाएगी। व्यवस्था वही है, लेकिन पहले अपनी और अपनों की चिंता होती थी, या फिर ईद पर 24 घंटे देने की चिंता होती थी। हमारी सरकार ने ईद के साथ साथ नवरात्रों में भी 24 घंटे बिजली मिले, ये भी सुनिश्चित किया है। जो धार्मिक स्थल हैं हमारे, जिनसे उत्तर प्रदेश को जाना जाता है, पहचाना जाता है, हमने पहले वहां प्राथमिकता दी है। और 18 तक, अक्टूबर 2018 तक हम पूरे प्रदेश को वीआईपी बना देंगे, 24 घंटे सबको बिजली मिले, ये सुनिश्चित करेंगे। और जीएसटी के रेट, रेलवे उससे है नाखुश और कई सेक्टर हैं परेशान। लेकिन क्यों, देखिए इस ब्रेक के बाद। फ्लिपकार्ट और स्नैपडील के बीच मर्जर को लेकर सहमति बन गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 6,484 करोड़ रुपए में सौदा हो सकता है। मर्जर पर स्नैपडील के सभी निवेशकों ने सहमति दे दी है। मर्जर शेयर स्वैप के जरिए पूरा होगा। और इस पर और जानकारी के लिए हम बात करेंगे अपनी सहयोगी हजदा सावंत से। हजदा, और क्या अपडेट है इस डील के बारे में? देखिए, काफी समय से ये चर्चा चल रही थी, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील का मर्जर होगा। ये जो सौदा हो रहा है, इसके लिए टर्म शीट साइन कर ली गई है, यानी कि अब दोनों कंपनियां आपस में बैठेंगी, सलाह मशवरा करेंगी और फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि किस प्राइस पर ये डील होने वाली है। जो जानकारी सामने आई है, करीब 6,484 करोड़ यानी कि लगभग $1 बिलियन पर ये सौदा हो रहा है। याद रखिए, 2016 में स्नैपडील की वैल्यूएशन करीब $6 बिलियन की थी, और उसके बाद हमने देखा है कंपनी में किस तरह के लॉसेज आए हैं, किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। उसके सामने बहुत ही सस्ते में ये डील हो रही है, यानी कि फ्लिपकार्ट के लिए एक बढ़िया सौदा है। और दोनों कंपनियों का साथ आना यही इंडिकेशन देता है कि जो निवेशक हैं, स्पेशली स्नैपडील के, सॉफ्टबैंक, उन्होंने सलारी और नेक्सस वेंचर पार्टनर्स जो इनके शुरुआती निवेशक थे, उनको मना लिया है कि समय आ गया है कि स्नैपडील को फ्लिपकार्ट के हवाले किया जाए, ताकि भारतीय ई कॉमर्स स्पेस में एक बड़ा खिलाड़ी तैयार हो अमेजॉन को टक्कर देने के लिए। तो वाकई में एमैल्गमेशन और ये M&A से भारतीय ई कॉमर्स स्पेस के लिए एक बड़ा मूव जरूर है विपिन। और यहाँ पर ये कहा जाएगा कि फ्लिपकार्ट की एक तरफ से थोड़ी सी जीत है, लेकिन अमेजॉन के सामने उनको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब कह सकते हैं कि लड़ाई काफी आगे बाकी है। जी, टेक्नोपैक के चेयरमैन अरविंद सिंघल भी हमारे साथ। अरविंद जी, थोड़ा अलग सवाल पूछना चाहता हूं। माना कि ये दोनों कंपनियां जुड़ेंगी तो अमेजॉन से टक्कर लेने के लिए एक बहुत बड़ी कंपनी तैयार हो जाएगी, लेकिन पिछले कुछ उदाहरण देखें तो जब भी इस तरह के कंसोलिडेशन हुए हैं, ऐसा तो नहीं है कि जो स्नैपडील की दिक्कतें वो भी फ्लिपकार्ट अपने सिर पे ले लेगा, क्योंकि खुद फ्लिपकार्ट के लिए भी काफी सारी चुनौतियां हैं, उसे उस पर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ साइज बड़ा होने से आप अमेजॉन को टक्कर नहीं दे पाएंगे। देखिए, आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। मेरे विचार से ये एक तरीके से इंग्लिश में बोलते हैं शॉटगन मैरिज।
ये एक फाइनेंशियल मर्जर है मेरे विचार से, स्ट्रेटेजिक मर्जर नहीं है, क्योंकि जितने जो फ्लिपकार्ट के पास जो अपॉर्चुनिटीज हैं, चाहे सेलर्स की हैं या कस्टमर्स की हैं, स्नैपडील के पास भी वही चीजें हैं, कोई नई चीज उनके पास नहीं है। तो ये जो $1 बिलियन का जो निवेश की बात हो रही है, मेरे विचार से उसमें कुछ पुराने इन्वेस्टर जो स्नैपडील के हैं उनको थोड़ा एग्जिट मिलेगा, और फ्लिपकार्ट की यहाँ तक बात है, उनको भी मेरे ख्याल से कंडीशनल इन्वेस्टमेंट मिला है कि आप इस बहाने से उनको भी मर्ज कर लीजिए। तो मेरे विचार से फ्लिपकार्ट शायद उतना स्ट्रांग ना हो इस मर्जर से जैसे कि लोग कयास लगा रहे हैं। सिंघल साहब, और जो वैल्यूएशन यानी $1 बिलियन है, वो आपको कैसे लग रहे हैं? क्या वास्तव में ये बहुत सस्ता सौदा है या ये ठीक है रकम? देखिए, उसमें ऐसा है कि थोड़ा बहुत पैसा तो जाएगा जो कैश में जाएगा, जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ पैसे की जो वैल्यूएशन है वो फ्लिपकार्ट के शेयर्स के माध्यम से भी होगी। तो इट मे नॉट बी ऑल कैश डील, थोड़ा कैश में हो सकता है, थोड़ा शेयर्स में हो सकता है। वो जब डिटेल की डिटेल्स सामने आएंगी तभी मालूम चलेगा। लेकिन हैविंग सेड सो, मेरे विचार से ये मुझे अभी भी महंगा लगता है सौदा। राइट, तो $1 बिलियन यहाँ पर सिंघल साहब का कहना है कि थोड़ा महंगा है ये वैल्यूएशन यहाँ पर, और साथ में ये भी देखना होगा कि ये दो एंटिटी आ तो जाएंगी, लेकिन जैसा कह रहे हैं स्ट्रैटेजिक मर्जर कम है और ये एग्जिट देने का भी तरीका है। जो कुछ पुराने निवेशक हैं, हम जानते हैं कि बहुत पैसा इस समय फंसा हुआ है इंडियन स्टार्टअप्स में, कई विदेशी निवेशकों का भी और लोकल निवेशकों का भी, तो शायद एक उसका तरीका। लेकिन फिलहाल बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा ये देखना, एक बड़ी एंटिटी बनेगी और अमेजॉन जिसने भारतीय ऑनलाइन बिजनेस पर काफी बड़ा एकाधिकार कर लिया है, इन दोनों के बीच यहां से मुकाबला कैसा होता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का फिलहाल हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। रेलवे ने वित्त मंत्रालय से मांग की है कि हर तरह के टिकट को जीएसटी से फ्री किया जाए। कई दूसरे सेक्टर्स ने भी जीएसटी रेट्स को लेकर नाराजगी जताई है। जीएसटी के रेट तय हो चुके हैं, लेकिन बहस उस पर अभी भी जारी है। जीएसटी पर सोलर सेक्टर के सवाल। सोलर एनर्जी यानी क्लीन एनर्जी। ताज्जुब नहीं कि सोलर पैनल्स पर इस वक्त भारी छूट है, टैक्स लगभग 0 है, लेकिन जीएसटी युग में सोलर सेक्टर को अभी से अंधेरा नजर आ रहा है। सोलर को 18% टैक्स स्लैब में रखे जाने का इंडस्ट्री विरोध कर रही है। बड़े प्लांट्स के अंदर तो इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन जो छोटे प्लांट्स हैं, इवन 5%, 6% जो अपने आप में जैसे रूफटॉप प्लांट्स हैं या और जो डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर प्लांट्स हैं, उसके अंदर 5% से भी काफ़ी फ़र्क आएगा और उस सेगमेंट को काफ़ी बढ़ावा देने की ज़रूरत है। तो उसको तो गवर्नमेंट को कंसीडर करना चाहिए कि 5% की जगह 0% करा जाए। जीएसटी पर दूरसंचार सेक्टर के सवाल। फिलहाल फोन बिल पर सेस मिलाकर 15% सर्विस टैक्स लगता है, लेकिन जीएसटी में इसे 18% के स्लैब में रखा गया है। लिहाजा दूरसंचार कंपनियों ने इस रेट पर नाखुशी जताई है। ई व्हीकल सेक्टर नाराज। ई व्हीकल यानी प्रदूषण मुक्त परिवहन, लिहाजा सेक्टर को सरकार से प्रोत्साहन की उम्मीद थी, लेकिन ई व्हीकल पर 12% जीएसटी लगेगा, जबकि कई राज्यों में फिलहाल इस पर लगभग 0% वैट लगता है। जीएसटी पर वित्त मंत्री को रेलवे की चिट्ठी। रेलवे के एसी टिकटों पर 5% जीएसटी लगाया गया है, जबकि टैक्स और सेस मिलाकर 4.4% सर्विस टैक्स ही लगता है। लिहाजा रेलवे ने वित्त मंत्रालय से गुजारिश की है कि नॉन एसी और लोकल ट्रेन की तरह हर सफर को टैक्स फ्री कर दिया जाए। होटल इंडस्ट्री नाराज। जीएसटी रेट से होटल मालिक भी खुश नहीं है। अभी इन होटलों में टैक्स और सेस मिलाकर 15% सर्विस टैक्स लगता है, लेकिन जीएसटी में 5000 से ज्यादा किराए वाले होटलों के लिए 28% का स्लैब तय किया गया है। होटल मालिकों की दलील है कि इससे पर्यटन को नुकसान होगा। इस बारे में होटल एसोसिएशन जल्दी ही सरकार को एक रिप्रेजेंटेशन देगा। होटल में एक स्वीट है जो 6000 रुपए चार्ज कर रहा है, बाकी कमरे वो 4000 चार्ज करें, तो उसमें कैसे करेंगे? Will the same rate apply to the entire hotel, or they will be actually, for that room the charges 28% tax will be there, and for the rest of the thing the charges will be 18% or 12%, whatever the case may be. जिन सेक्टरों को जीएसटी की ऊंची दरों में रखा गया है, वो अब सरकार से रिवीजन की मांग कर रहे हैं। अब देखना है कि किसे राहत मिलती है और किसे नहीं। दीपाली नंदा के साथ रोहन सिंह, दिल्ली। और कैसे Xiaomi ने बेच दिया 8 मिनट में 2.5 लाख फोन, बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद।
फैशन में खादी के बढ़ते जोर से एक और करार हुआ है। खादी ग्रामोद्योग आयोग ने आदित्य बिरला फैशन के साथ करार किया है। हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में खादी आयोग के चेयरमैन विनय सक्सेना ने बताया कि वो जल्द ही अरविंद मिल्स के साथ भी ऐसा ही करार करेंगे। अभी 1-2 लोगों को और एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं। अरविंद के साथ, हम अरविंद मिल्स के साथ साइन करने वाले हैं बहुत शॉर्टली। सर, एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो प्रोडक्ट तैयार होंगे, क्या जो खादी के आउटलेट्स हैं, क्योंकि उनकी एक बड़ी रेंज है और इन लोग की जो रेंज है वो बहुत कम है, तो क्या आप उनको अलाउ करेंगे कि वो अपने प्रोडक्ट आपके आउटलेट पे बेचें? डेफिनेटली यही हमारा कन्वर्जन है, यही हमारा एग्रीमेंट भी है। उनका प्रोडक्ट, क्योंकि खादी तो हम ही से परचेज कर रहे हैं, जो उनके प्रोडक्ट्स हैं हम अपने स्टोर्स में भी रखेंगे। आदित्य बिरला फैशन रिटेल के बिजनेस हेड आशीष दीक्षित ने कहा है कि वो सबसे पहले पीटर इंग्लैंड ब्रांड के साथ खादी को लॉन्च करेंगे। 6 महीने में खादी प्रोडक्ट बाजार में उतार दिए जाएंगे। करीब 4 से 6 महीने लगेगा इस प्रोडक्ट को मार्केट में आने में। हमारी हिसाब से शायद दिसंबर के आसपास हम ये मार्केट में लॉन्च कर पाएंगे। शुरू में ये पीटर इंग्लैंड आउटलेट्स में लॉन्च होंगे, धीरे धीरे ये खादी के आउटलेट्स में भी कुछ जगह पे हम लोग ट्राई करेंगे और देखेंगे कैसा उसका रिस्पांस है, उस हिसाब से आगे निकल जाएंगे। पेटीएम ने आज से अपना पेमेंट बैंक लॉन्च कर दिया है। पेटीएम पेमेंट बैंक में डिपॉजिट रखने पर 4% की दर से सालाना ब्याज मिलेगा। पेटीएम बैंक में अकाउंट खोलने पर मास्टर कार्ड का एटीएम भी जारी किया जाएगा। एटीएम कार्ड कंपनी ने कहा कि बैंक अकाउंट खुलवाने वाले पहले 10 लाख ग्राहकों को 25,000 रुपये जमा कराने पर 250 रुपये का इंस्टेंट कैशबैक भी दिया जाएगा। आज पहली सेल में ही Xiaomi के Redmi 4 स्मार्टफोन को जबरदस्त रिस्पांस मिला है। अमेजॉन पर दोपहर 12 बजे सेल की शुरुआत होते ही 8 मिनट में 2.5 लाख से ज्यादा Redmi 4 हैंडसेट बिक गए। Redmi 4 के 3 वेरिएंट हैं, 2 GB और Redmi 4 करीब 7,000 में, 3 GB का करीब 9,000 में और 4 GB का करीब 11,000 रुपए में मिल रहा है। हालांकि आज 2 और 3 GB वाले फोन की ही सेल लगी थी। अगली फ्लैश सेल 30 मई को आएगी। तो आवाज इट 9 में आज के लिए इतना ही, लेकिन CNBC आवाज के साथ आप जुड़े रहिए YouTube, Facebook और Twitter के जरिए। नमस्कार।